हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डर के इस महासमुंदर में, जहां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सारी घटनाएं सुन के आप डरे बिना नहीं रह सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये कहानी आप कम से कम 3-4 लोगों के साथ बैठकर ही सुने, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको इस अनहोनी घटना के बारे में बताने। दोस्तों, मैं उत्तराखंड के गांव से हूं और हॉरर घटनाएं हमारे लिए आम सी बातें हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं। ये घटनाएं हमारे लिए भी बिल्कुल वैसी ही डरावनी होती हैं जैसे कि आप शहर वालों के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी कहानी सुनिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से मैं आपके साथ और भी ऐसी भयानक घटनाएं लेके आता रहूँगा जो ना आपने कभी सुनी होंगी और ना ही आपने कभी किसी के मुंह से या किसी से बारे में जानी होंगी। तो चलिए, मेरी जो पहली कहानी है ये साल 1970-72 की है। इस गांव की कुल आबादी करीब 150 से 200 लोगों की थी। उस समय में अधिकतर आजीविका का साधन खेती बाड़ी ही था। तो गांव के नौजवान और पुरुष भी बाहर न जा कर के घर में ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते। उसी गांव में एक मंगलेश नाम का व्यक्ति रहता था। मंगलेश शादीशुदा था और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम जानकी था। मंगलेश की पहली बीवी का बीमारी के कारण निधन हो गया था। जहां गांव के और पुरुष घर में ही खेती बाड़ी करते थे, मंगलेश के पास कम खेत होने के कारण वो बाहर किसी फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम करता था। उसकी आजीविका इतनी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के शहर ले जा पाए। मंगलेश के चाचा ने उसे बोला, देख मंगलेश, तेरी बेटी है, तू शहर आजीविका के लिए जाता है, यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए अब कोई भी नहीं है। मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूं, इससे अच्छा तो दूसरा विवाह कर ले। मंगलेश चाहता तो नहीं था, लेकिन बेटी की चिंता की वजह से उसे दूसरे विवाह के लिए तैयार होना पड़ा। मंगलेश के चाचा ने दूर ही किसी गांव में उसके लिए शादी की बात कर दी। मंगलेश की जिस लड़की से शादी की बात चली, उसका भी
बहुत लंबे समय से विवाह अटका हुआ था। लड़की का नाम था रूपिका। रूपिका बचपन में आंख पे लगी एक चोट और चेहरा जलने के कारण अपने आप को थोड़ा सा कम और असहाय महसूस करती थी। बचपन से ही गांव के लड़के उसे कुरूप कुरूप कहकर चिढ़ाते थे। मन में हीन भावना से भरी रूपिका जब शादी के बाद ससुराल आई तो उसे लगा शायद नया गांव आकर के उसकी लाइफ थोड़ा चेंज हो जाएगी। हालांकि रूपिका के अंदर भी कुछ बुराइयां छिपी हुई थी। वो अपने साथ मंगलेश को तो रहना पसंद करती थी, लेकिन मंगलेश की बेटी जानकी से वो बहुत चिढ़ती थी। शुरू में तो सब अच्छा चला, लेकिन जैसे ही मंगलेश नौकरी के लिए बाहर चला गया, रूपिका ने जानकी के साथ अपना बर्ताव पूर्ण रूप से चेंज कर दिया। अब वो जानकी से बहुत से काम करवाती, उसे मारती, उसे पीटती, खाने के नाम पर भी उसे बहुत कम खाना देती। रूपिका को वैसे ही गांव के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। गांव के लड़के भी रूपिका को बहुत चिढ़ाते थे। रूपिका इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। एक बार की बात है, वो शाम के समय जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही थी। बच्चों का एक समूह नदी किनारे घूमने गया हुआ था। उन्होंने रूपिका को देखते ही डायन डायन कह करके चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बात से रूपिका बहुत चिढ़ी हुई थी। उसने वो सारा क्रोध आ करके जानकी पर निकाला। जानकी बेचारी जब भी स्कूल जाती, वो अपने दोस्तों से ये बात बताती। उसके दोस्त भी रूपिका को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। एक बार की बात है, उन्होंने रूपिका के बनाए खाने में मजाकवश एक कपड़े से बनाई हुई छिपकली फेंक दी। जैसे ही रूपिका घर आई, उसने सोचा कि यह सारा काम जानकी का है। फिर होना क्या था, उसने जानकी को फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया। रूपिका के घर में कुल 3 कमरे थे। एक उनका बैठक और 2 कमरे। सुनने में आया है कि एक कमरे में जहां जानकी सोया करती थी, वहीं दूसरे कमरे में रूपिका सोती थी। जानकी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने कई बार रात्रि के समय रूपिका के कमरे में लालटेन का प्रकाश देखा, जहां वो बाल खुले और खुले करके बैठ करके कुछ तंत्र विद्याएं करती रहती थी। हालांकि जब तक रूपिका थी, लोगों ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। एक रात की बात है, रूपिका गांव के ही प्रसिद्ध मंदिर, जो कि गांव का सिद्धपीठ भी था, वहां से भगवान के त्रिशूल,
मूर्तियां उठा करके अपने साथ लेके चली गई। गांव के एक बच्चे ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। रूपिका ये सब ले करके जंगल के किनारे चली गई और बीच जंगल में बैठ करके कुछ तंत्र विद्याएं करके उसने भगवान के सारे अस्त्र शस्त्र और मूर्तियां एक गड्ढे में छुपा ली। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्हें वहां पर रूपिका मृत मिली। कुछ लोगों का कहना था कि उसने आत्महत्या की है, जबकि कुछ का बोलना था कि किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार किया। बात जो भी हो, गांव वालों को ना इससे कोई फर्क पड़ा और ना ही मंगलेश और जानकी को। मंगलेश बेचारा कुछ दिन के लिए अपने घर आया, जानकी के साथ रहा, लेकिन फिर उसे शहर आजीविका के लिए जाना पड़ा। अब घर में जानकी अकेली थी। रूपिका के मरने के बाद रूपिका के कमरे को बंद कर दिया गया और जानकी जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप शहर जाइए, मैं खुद ब खुद खाना बना करके खा लूँगी और पढ़ाई भी कर लूँगी। गांव के लोगों ने भी कहा कि जानकी उनकी भी पुत्री जैसी है, इसलिए मंगलेश जाए और आराम से नौकरी करे, जानकी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू के 10-15 दिन तो गांव में एकदम शांति छाई रही, कोई समस्या नहीं हुई और ना ही जानकी के घर में ऐसा कुछ उसे दिखाई दिया। लेकिन कहानी तो अब शुरू होनी बाकी थी। एक रात की बात है, सर्दियों की रात थी। उस समय अधिकतर लोग, क्योंकि कोई टीवी और मोबाइल का जमाना तो था नहीं, शाम को पंचाल में आकर के बैठा करते थे, गप्पे वप्पे मारा करते थे और रात को 9 या 10 बजे जा कर के सो जाया करते थे। क्योंकि उस दिन हल्की हल्की बारिश थी और गांव में करीब आधा से ज़्यादा परिवार किसी शादी विवाह के कारण गांव में थे नहीं, तो गांव में कुछ ही परिवार उस दिन रात को थे। जानकी के आसपास के परिवार भी उस दिन किसी शादी में गए हुए थे और लाइट न होने के कारण वैसे ही रात्रि को पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। जानकी भी थोड़ा बहुत खाना खा करके करीब 9 साढ़े 9 बजे पढ़ाई वढ़ाई करके सो गई। घटना करीब रात 12:30 या 1 बजे की है। जानकी को ऐसा लगा कि उसके किचन से कोई मटके में पानी डाल रहा है। पहले तो उसे लगा शायद उसका सपना है, लेकिन फिर उसे मटके में पानी भरने के बाद मटके का ढक्कन बंद करने की आवाज आई तो अचानक से जानकी उठ खड़ी हुई। उन दिनों गांव में माना जाता था कि आसपास के गांव के कुछ लोग रात को गांव में आकर के दाल चावल और भी जरूरी खाने के सामान जो कि लोग खेतों से लाया करते थे चोरी कर लेते थे। शुरुआत में जानकी को यही भय था कि हो ना हो ये चोर ही है। जानकी थोड़ा निडर किस्म की थी। उसने फैसला किया
वो अपने किचन की तरफ जाएगी और देखेगी कि लोग कौन है। उसे ये भय था कि कहीं उसके पिता जो मेहनत करके उसे पैसा भेजते हैं और उन पैसों से जो उसने राशन लिया है, कहीं चोर लोग ये लूट के न ले जाएं। जानकी धीरे धीरे कदमों से अपने किचन की तरफ जाती रही। उसे किचन में ऐसा एहसास हुआ कि अभी भी कोई पानी के मटके का ढक्कन खोल रहा है, फिर रख रहा है। झटके से जब जानकी ने अपना दरवाजा खोला तो उसे किचन में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक चीज थी जिसने जानकी के मन में हल्का सा डर पैदा कर दिया। वो चीज थी कि शाम को सोने से पहले जब जानकी ने अपना मटका देखा था तो उस मटके में आधा से भी कम पानी बचा हुआ था। लेकिन अभी जब उसने मटके को देखा तो मटके का ढक्कन खुद ऊपर के पानी में तैर रहा था, यानी पानी मटके से बाहर निकल रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। उसे लगा शायद पास वाली बिमला काकी ने उसके सोने के बाद उसके घर में आकर के उसके घर में मटका भर के फिर अपने घर सोने चली गई। उस समय अक्सर घरों में किवाड़ लगाने का रिवाज नहीं होता था। ये समझ के जानकी फिर से सोने चली गई। रात्रि करीब 3 बजे उसकी नींद फिर एक आवाज से खुली। उसे ऐसे लगा जैसे बाहर उसके बरामदे में कोई बैठ करके कुछ खा रहा है। अंदर तक उसके चबाने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि बगल का कालो कुत्ता जंगल से कोई जानवर की हड्डी लेकर के उसके घर के बाहर खा रहा है। लगातार जब उसे यह आवाज सुनाई दी तो परेशान होकर के वो उस कुत्ते को भगाने के लिए डंडा लेकर के बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक खुले बालों में औरत उसकी तरफ कमर करके चौपली मार करके कुछ खाए जा रही थी और एक हाथ हर बार अपने पैरों पे मार रही थी। जानकी ने किसी तरह से अपनी चीख को रोका। वो लगभग बेहोश हो गई थी। आधी मूर्छा में और आधी आंखें खोले वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसे मानो शरीर से अपना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन उसे हल्की हल्की आंखें खुल के उस स्त्री की तरफ एक टक देखे जा रही थी।
वो औरत उठी और हल्का सा जानकी की तरफ चेहरा घुमा करके देखने लगी और एक क्रिपी सी स्माइल दी। ऐसा लगा कि वो औरत कुछ बोलना चाहती है लेकिन शायद बोल नहीं पा रही। उसने जानकी को कुछ इस अंदाज में बुलाने की कोशिश की, जा जा जा। जानकी की अपने इष्ट देवता में बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास था। उसने बस अपनी आंखें बंद की, अपने इष्ट देवता का नाम लिया और बोला, हे भगवान, मुझे किसी भी तरह यहां से बचाओ। उसे ऐसी शक्ति एहसास हुआ कि जैसे उसके इष्ट देवता अब उसके पास में ही है। पूरे विश्वास से जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने अब कोई भी नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जानकी डरते डरते उसने चुप वहां से की और सीधा अपने कमरे का इष्ट देवता के मंदिर में दरवाजा खोला। वहीं बैठी रही जब तक कि सुबह। उसे ये डर था कि अगर वो चिल्लाएगी भी सुबह तो आसपास कोई सुनने। ये सारी बातें उसने बिमला काकी को बताई। गांव में सभी ने ये सोचा कि अभी तो ये 8 साल की बच्ची है, हो सकता है कल गांव में हम कोई नहीं थे इसलिए शायद ये डर गई हो। बिमला काकी ने बोला, अच्छा अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान का नाम लो और कुछ नहीं होगा। उन्हें क्या पता था कि तो अभी आफत की शुरुआत है। अब गांव में एक अलग सी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होने लगा। गांव वालों को ये निश्चय था कि उनके गांव में भगवान जी का वास है, भगवान की शक्तियां हैं। गांव में कील मंथन है तो कोई भी बुरी शक्ति घर के अंदर या गांव के अंदर नहीं आ सकती। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की कहानियाँ भी आपके साथ लेके आता रहूँगा।